अध्याय 42 संबद्धता का प्रश्न। काश्तकारों का एक समूह अभी उनके पास चला गया था। समूह 10 से अधिक पुरुषों और महिलाओं से बना था और गीत जिंगी बहुत सामने खड़ा था। उसके चेहरे पर नजर जब उसने चूयू को देखा तो ऐसा था जैसे उसने एक भूत देखा हो। उसका चेहरा पीला था और उसके होंठ कांप गए। चूयू की मुस्कान को देखने के बाद उसका शरीर हिलना शुरू हो गया था। यह विशेष रूप से खराब था। उसके दिल की गहराई के भीतर भय और अपराध सामने आया था। उन्होंने अनजाने में एक कदम पीछे ले लिया। इसकी तुलना में चूयू का मूड काफी अच्छा था। जब से वह मकबरे के खंडहरों को छोड़ दिया था और किंगतू में पहुंचे थे, हर बार जब उन्होंने नाम गीत जिंगी नाम का उल्लेख किया था तो सभी काश्तक अपने सिर और विलाप को हिला देते थे कि वो दुर्भाग्यपूर्ण थे। वहां कभी भी किसी को भी दुर्भाग्यपूर्ण नहीं था। हर बार जब वह राक्षसी काश्तकारियों के साथ लड़े तो वह हमेशा सबसे अधिक घावों के साथ सबसे अशुभ होता। इसके अलावा राक्षसी पद की मेई यिन घाटी किसी अज्ञात कारण के लिए असामान्य रूप से उसमें रुचि रखती थी और हर बार उसकी देखभाल करती थी। ये केवल कहा जा सकता है कि गीत जिंगी के लिए अभी भी जीवित रहने के लिए उनकी मजबूत जीवन शक्ति और दृढ़ संकल्प के लिए एक वसीयतनामा था। चूयू ने चुपचाप प्रशंसा की। उम्मीद के मुताबिक मेई यिन घाटी के युवा मास्टर कोई ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने वादों के साथ पीछा किया था। उन्होंने कहा था कि वह गीत जिंगी की देखभाल करने का प्रयास करेंगे और उन्होंने ठीक यही किया। हालांकि सॉन्ग जिंगी अभी भी हवा में डाल रहा था, लेकिन वह स्पष्ट रूप से मानसिक और शारीरिक रूप से थका हुआ था। वह पूरी तरह से विवादित दिख रहा था। बहुत समय पहले चूयू ने सुना था कि गीत जिंगी की यांग ऊर्जा लगभग अवशोषित हो गई थी। क्या अफसोस, ये केवल लगभग क्यों था। गाना जिंगी को एक ठहराव पर देखते हुए उसके पीछे वास्तव में उत्साहित संप्रदाय के सदस्य अधिक उत्तेजित हो गए और बाहर बुलाया, गीत शिक्सियन, आप बस वहां क्यों खड़े हैं। चू शिक्सियन, ये वास्तव में चू शिक्सियन है। मैं चीजें नहीं देख रहा हूँ। चू शिक्सियन ने मकबरे खंडहर से बाहर निकलने में कामयाबी हासिल की है। चूयू ने उनकी दिशा में थोड़ी सी भी बात की। सॉन्ग जिंगी आखिरकार अपने होश में आ गया और चूयू पर पहुंच गया और उसका हाथ पकड़ लिया, एक अभिव्यक्ति के साथ जो निहित है कि वह बेहद भावनात्मक रूप से उसके चेहरे पर चला गया था। उसने कहा, चूशदी, क्या सच में तुम है। मैं बहुत अभिभूत हूँ। चूयू की भान चिकोटी हुई। इस आदमी के नकली उत्साह से घृणा की गई। जब चू शेंग, जो उसके बगल में खड़े थे, तब तक उसने अपना हाथ थप्पड़ नहीं मारा था। चू शेंग के चेहरे पर एक ठंडा नजर था क्योंकि उसने सैन हुओं को बाहर निकाला और उसे गीत जिंगी की गर्दन के खिलाफ रखा। बर्फीले स्वर में उन्होंने कहा, अपना गंदे हाथ हटा दें, अन्यथा मैं आपका सिर काट दूंगा। गीत जिंगी कड़ा। यह नहीं था कि वह चू शेंग के प्रसिद्ध हत्यप्रवाह रवैये के बारे में नहीं जानते थे, ये था कि वह पिछली अजीबता को दूर करने के लिए अंतरंगता के इस इशारे का उपयोग करना चाहते थे। अप्रत्याशित रूप से आमतौर पर नर्म स्वभाव वाले चू शेंग ने किसी भी शब्द को ये कहते हुए छोड़ दिया था और इसके बजाय सीधे अपनी तलवार निकाली थी। उनके पीछे के कई शिष्य भी इससे भयभीत थे। भगवान चू, दया दिखाओ। चू शेंग की आंखों में ठंडा नजर केवल खराब हो गई। गीत जिंगी ने चू शेंग की टकटकी से अपनी पीठ की ठंड महसूस की। उन्होंने एक खोखले हंसी को मजबूर किया और सावधानी से दूर जाने से पहले चूयू के हाथ को जाने दिया। उसने अपना सिर हिलाया। क्या यह एक कारण है कि महान भगवान चू इस गुस्से में है। मैंने केवल ये देखा कि चू शिरडी सुरक्षित रूप से वापस आ गई है और पल पल मेरे शिष्टाचार को खुशी से बाहर भूल गई। चू शेंग ने उस पर विश्वास नहीं किया और सैनहुओं को वापस लेने से पहले उसे एक ठंडा लुक दिया। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं है कि चूयू को अपने संप्रदाय को ध्यान में रखना था और उसे शीर्ष पर जाने से मना किया था, तो वह अपनी तलवार को हर तरह से काट लेगा। दूसरी ओर उनके पीछे शिष्यों के समूह ने चू शेंग की मामूली हत्या के इरादे और गीत जिंगी के बाद के कार्यों की अप्राकृतिकता का पता नहीं लगाया। मधुमक्खियों के झुंड की तरह वे आगे बढ़े और चूयू से यह पूछते हुए और एक दूसरे पर बात करते हुए सभी से पूछा। चूयू काफी तेजी से जवाब देने में सक्षम नहीं था और उसे ओओसी के बिना मूल की बाहरी छवि को भी बनाए रखना था। जैसे उन्होंने खुद को एक शांत आभा में डुबो दिया, अपनी पीठ के पीछे अपने हाथों को जकड़ लिया और ज्यादातर चुप रहे। जब से उन्होंने अपने शांत और महान अभिनय को रखा था, तब से यह बहुत लंबा हो गया था। वह अचानक इस कौशल का उपयोग करने में सक्षम था। फिर से उसे आश्चर्यजनक रूप से अच्छा एहसास दिया। ये देखकर कि चूयू केवल उदासीन रूप से सिर हिला रहा था या अपने सिर को हिला रहा था। महिला शिष्य जिनके दिमाग को इस अप्रत्याशित रूप से सुखद आश्चर्य से चकरा दिया गया था, आखिरकार उनके होश में वापस आ गए। चूयू के स्वभाव को याद करते हुए उन्होंने अपनी गर्दन वापस खींच ली और वापस चले गए। चूयू ने सॉन्ग जिंगी को देखा, जिन्हें साइड में धकेल दिया गया था, और शांति से कहा था, मैं सिर्फ संप्रदाय के मास्टर मार्शल चाचा के लिए एक यात्रा का भुगतान करने वाला था। गीत शिक्सियन, मेरे साथ आओ। गीत जिंगी का दिमाग अभी अराजकता में था। वह चूयू को देखकर दोषी महसूस कर रहा था। उनके सुझाव को सुनकर वह बस एक सपाट इनकार करने वाले थे जब कुछ महिला शिष्यों ने खुशी से जवाब दिया, ठीक है। गीत शिक्सियन, क्या आपको जल्दी से नहीं जाना चाहिए। गीत जिंगी चाहता था इतनी बुरी तरह से इन महिला शिष्यों पर गुस्सा और गर्जना करने के लिए जो केवल सती सुंदरता के बारे में परवाह करते थे।
हालांकि अपनी विनम्र और महान छवि को ध्यान में रखने के बाद उन्होंने अपने मुंह के कोने के रूप में भरोसा किया, क्योंकि उन्होंने धीरे धीरे अपना सिर हिलाया। चू यू पर चकित होने के कारण उसकी आंखों में नजर जटिल और अजीब थी। चून के पहले और दूसरे प्रयास विफल हो गए थे, इसलिए उन्हें कुछ और बार आजमाना होगा। जब तक चू यू वास्तव में स्वर्ग की सुरक्षा प्राप्त नहीं कर सकता है और हर बार जीवित रह सकता है। चू यू का मूल इरादा गीत युवांजुओं को देखने के लिए था, जबकि वह गुजर रहा था और सभी को बताए कि वह वापस आ गया था। इस तरह से उन्हें बाद में एक भूत के रूप में नहीं देखा जाएगा जब वह चू परिवार की ओर से गश्त करते हुए बाहर गए। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह गीत युवांजुओं के कमरे में पहुंचने से पहले ही दूर हो जाएगा। संप्रदाय के मास्टर गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और इसलिए इस समय किसी भी मेहमान के साथ मिलने में असमर्थ हैं। ये सुनने के बाद कि चू शिदी सुरक्षित रूप से वापस आ गए थे, संप्रदाय के मास्टर बहुत खुश थे। एक बार जब संप्रदाय के मास्टर ने पुनरावृत्ति समाप्त कर दिया, तो वह निश्चित रूप से आपको व्यक्तिगत रूप से बधाई देने के लिए आएगा। उद्धरण चिन्ह। सॉन्ग युवानजुओं ने कई दिनों पहले एक समूह को बाहर कर लिया था और समूह ने संयोग से चू यू का सामना किया था जब वे अभी वापस आए थे। इस खबर पर कि संप्रदाय के मास्टर घायल हो गए, फिर सभी के भाव बदल गए। विशेष रूप से गीत जेंगी का चेहरा तुरंत पलट गया और यहाँ तक कि कुछ डर भी दिखाया। उससे भावना का ये प्रदर्शन वास्तव में एक बार के लिए वास्तविक लग रहा था। चू यू ने उस पर नजर डाली और गीत जेंगी की पृष्ठभूमि को याद करने के लिए अपने दिमाग को बढ़ाया। पूरी तरह से औसत दर्जे का। वह केवल खेती करने वालों की बड़ी दुनिया में एक छोटे, दंडित कबीले की संतान थे। उस छोटे से कबीले में आत्मा की नसों की संख्या ज्यादा नहीं थी और वर्षों में भी गिरावट आई थी। हालांकि सॉन्ग जेंगी की आत्मा नसें थीं और उनकी समग्र योग्यता खराब नहीं थी, लेकिन उनके पास खेती करने के लिए एक उपयुक्त तकनीक तक पहुंच की कमी थी। एक दिन तक जब गीत युवानजुओं ने सॉन्ग जेंगी के लिए एक यादृच्छिक फैंसी लिया था, जबकि वह क्षेत्र से गुजर रहा था। यहाँ तक कि उन्होंने सॉन्ग जेंगी को अपना उपनाम गीत में बदलने की अनुमति दी, जिसे उन्होंने खुशी से स्वीकार कर लिया था और फिर उन्हें तियान युवान संप्रदाय में वापस लाया था। शायद यह इसलिए था क्योंकि गीत युवांजुओं और उनके दाऊ साथी के पास खुद का कोई भी बच्चा नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने ही बेटे की तरह ही गीत जेंगी का इलाज किया था। उनके बीच की भावनाएं गहरी चली गईं। गीत जेंगी का चेहरा इसलिए अब एक घातक पीला था, गंभीर रूप से घायल। कब उस शिष्य ने हेममेट किया और उसे जवाब नहीं दिया। सॉन्ग जेंगी की भौहें बढ़ गईं और उन्होंने शिष्य को तुरंत छोटे आंगन में चलाने के तरीके से बाहर कर दिया। चूंकि उस शिष्य ने उसे रोका नहीं था, इसलिए गीत युवांजुओं ने शायद केवल गीत जेंगी को गुजरने का आदेश दिया था। चू यू ने अपनी भान को एक अंश से उठाया। यहाँ कुछ सही नहीं लगा। किसी भी मामले में गीत युवांजुओं की यह यात्रा मूल रूप से केवल एक औपचारिकता के रूप में की गई थी। सबसे महत्वपूर्ण मामला अभी भी लू किंगन को देखने और देखने के लिए था। चू यू ने अपने पीछे शिष्यों की भीड़ को सिर हिलाया और फिर अपनी एड़ी को चालू कर दिया और चू शेंग को खोजने के लिए चू शेंग के साथ छोड़ दिया। आदान प्रदान की भीड़ ने एक दूसरे को खाली छोड़ दिया। लू किंगन के ठंडे, ताबूत चेहरे को ध्यान में रखते हुए वे केवल काम सकते थे और इसलिए अधिक परेशानी पैदा करने के लिए उनके साथ जाने की हिम्मत नहीं करते थे। जब वे छोटे आंगन में पहुंचे तो लू किंगन नीचे बैठे थे और हमेशा की तरह अपनी तलवार को पोंछ रहे थे। तीसरी शिदी ने एक सुस्त अभिव्यक्ति पर था क्योंकि वह कहीं नीचे की तरफ नीचे गिर गया था। अप्रत्याशित रूप से जीशी कहीं नहीं देखा गया था। चू यू ने लू किंगन को बधाई दी और जब लू किंगन ने अपना सिर हिलाया और उसे काट दिया तो वह बोलने के बारे में सही था। भविष्य में गश्ती दल के लिए मास्टर का पालन करें। चू यू हैरान था, क्या ये हो सकता है कि शिजुन मन पढ़ने में सक्षम था। लू किंगन ने अपना सिर नहीं उठाया और अपनी तलवार को पोंछना जारी रखा, लेकिन यह ऐसा था जैसे उसने चू यू के विचारों को सुना हो। चू शेंग घायल हो गया है, इसलिए युए तक जिम्मेदारियों का बोझ उठाने के लिए है। चू शेंग मदद नहीं कर सकता है, लेकिन इसमें जोड़ रहा है। छोटा भाई केवल अस्थायी रूप से मुझे थोड़ी देर के लिए बदल रहा है। लू किंगन ने सिर हिलाया। इस अवधि के दौरान युएर को वापस आने और यहाँ रहने दें। चू शेंग डर के साथ पीला हो गया। सवाल से बाहर। लू किंगन ने कहा, चूंकि हम एक साथ गश्त में भाग लेने जा रहे हैं, इसलिए यह एक साथ रहना अधिक सुविधाजनक होगा। जब सब कहा और किया जाता है तो चू परिवार यहाँ मदद मांगने वाले थे। चू शेंग ने अपने दांतों को पीसने से पहले थोड़ी देर के लिए उसके चेहरे पर एक जटिल नजर डाली। सवाल से बाहर। युएर वापस आने दो। सवाल से बाहर। उद्धरण चिन्ह डॉट 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 उद्धरण चिन्ह। चू शेंग और लू किंगन पर नजर डाली। ये देखते हुए कि वे केवल एक व्यर्थ तर्क दोहरा रहे थे, उन्होंने अपने मंदिरों की मालिश की और फिर तीसरी शिदी को देखने के लिए मुड़ गए। एक फ्लैश में वह उसके सामने दिखाई देने के लिए कदम रखा और अमियाली कहा जाता है, तीसरी शिदी। तीसरी शिदी इतनी डरी हुई थी कि वह लगभग अपनी त्वचा से बाहर कूद गया। वह वास्तव में कूदता था। वह अचानक ऊपर उठकर पीछे की ओर कूद गया। एक धमाके के साथ उसके सिर ने उसके पीछे पेड़ के तने को मारा और दर्द ने उसकी आंखों में आंसू बन गए। लू किंगन और चू शेंग, जो अपनी व्यर्थ बहस को दोहरा रहे थे, ने अपने सिर को देखने के लिए बदल दिया और एक पल के बाद, चुप्पी के एक पल के बाद, उन्होंने अपनी बातचीत जारी रखी। चू यू को पता नहीं था कि वह हंसना है या रोना है, क्योंकि वह धीरे से तीसरे शिदी के सिर को रगड़ने के लिए गया था।
तीसरी शिदी की अभिव्यक्ति तुरंत और भी अधिक घबरा गई। मत करो, मत करो, मत करो। दा शिक्सियन उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। चू यू पल अवाक था। उसने अपना हाथ पीछे हटाया और एक पतली मुस्कान दिखाई। तुम लौट आए। तुम कहाँ भाग गए? मैं। तीसरी शिदी ने महसूस किया कि वह अविश्वसनीय रूप से अन्याय कर रहा था। दा शिक्सियन, आपको मेरी मदद करनी होगी। चू यू ने कहा, आपको किसने तंग किया है? जब तक वे नवजात आत्मा मंच नहीं है, मैं आपको उन्हें मारने में मदद करूंगा। एक बिगाड़ने वाला। तीसरी शिदी गुस्से में कहा, एक लंबा आदमी जो अप्रत्याशित रूप से वास्तव में एक महिला की तरह दिखता था। यह उल्लेख करने के लिए नहीं कि उसने अभिनय कैसे किया। उसने अपेक्षित रूप से अभिनय किया। एक सभ्य राक्षसी कल्टीवेटर के रूप में ऐसी कोई बात नहीं है। अगर यह सिर्फ समय में आने वाले सेकंड शिक्सियन के लिए नहीं होता, तो मैं नहीं होता। चू यू ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया। क्या आप जानते हैं कि यह कौन था? तीसरी शिदी ने आंसू बहाते हुए कहा, मैंने सुना कि किसी ने उसे युवा मास्टर कहा। वह मेरी इन घाटी से एक राक्षसी कल्टीवेटर लगता है। चू यू की मुस्कान जम गई। ओह, तो ये प्रतिष्ठित युवा मास्टर था। ऐसा लगता है कि उसे 10 साल में नहीं देखने के बावजूद और वह अभी भी विकृत था। यहाँ तक कि उन्होंने चू यू की शिदी की ओर भी विकृत काम किया। रुको, जीशी भी उस युवा मास्टर को जानता था। कोई रास्ता नहीं था कि मेइयन वैली के युवा मास्टर अकेले यात्रा करेंगे। जीशी कहाँ था? वह उनके साथ सिर पर नहीं गया था और फिर से घायल हो गया था। चू यू कांप गया और फिर तुरंत अधिक जानकारी मांगी। थर्ड शिदी ने कहा, जब उस बिगड़ने से दूसरा शिक्सियन आगमन हुआ, तो उसने मुझसे पूछा कि क्या मैं दा शिक्सियन को जानता हूँ और मैंने जवाब दिया कि मुझे पता नहीं है। फिर उसने मुझसे पूछा कि क्या आपने मकबरा खंडहर छोड़ दिया है। बेशक, मैं मूल रूप से उसे जवाब नहीं देने जा रहा था, लेकिन जिस क्षण मैंने उसकी आंखों में देखा, मैंने खुद पर नियंत्रण खो दिया और उसे बताया। इस बिंदु तक बोलते हुए तीसरी शिदी ने थोड़ा दोषी महसूस किया, इसलिए उन्होंने चू यू की अभिव्यक्ति पर एक नजर डाली। ये देखते हुए कि वह पागल नहीं लग रहा था, तीसरी शिदी को बोलने की हिम्मत थी। जब वह पता चला कि आप वापस लौट आए थे, तो उन्होंने कहा कि दिलचस्प, और फिर बस छोड़ दिया। हालांकि पल के दूसरे शिक्सियन ने उसे देखा कि ऐसा लगता है जैसे वह पागल हो गया हो। वह मुझे पहले लौट आया था और फिर तुरंत उनका पीछा किया। वह पहले ही एक रात के लिए चला गया है, मुख्य अपराधी को देखने के बाद, जिसके कारण उसे 10 साल के लिए मकबरे के खंडहर में सीमित हो गया था। अगर जीशी पागल नहीं हुआ होता तो यह अजीब होता। चू यू की भान चिकोटी हुई। पूरी रात के लिए चला गया। वह अभी भी वापस नहीं आया है। आपने उसके बाद किसी को क्यों नहीं भेजा? अन्य समूहों के पास कितने लोग हैं? तीसरी शिदी ने अपना सिर हिलाया। शिजुन ने कहा कि कोई जरूरत नहीं थी। दूसरा शिक्सियन दूसरा शिक्सियन। चू यू जीशी के बारे में थोड़ा चिंतित था और बल्कि अधीर था। एक बार दूसरा शीजोंग कहना पर्याप्त है। आप क्या कहना चाहते थे? तुम भी? क्या यह एक गीत कविता सत्र की शुरुआत है? तीसरी शिदी कांप रही थी। दा शिक्सियन, दूसरा शिक्सियन आपके ठीक पीछे है। चू यू चुप था। वह जमीन पर बैठा रहा और उसके पीछे देखने से इनकार कर दिया। अभी क्या वह बहुत उन्मत्त लग रहा था जब उसने विवरण मांगा? क्या उसने अपने वास्तविक स्वभाव को थोड़ा बहुत उजागर किया? वह बिल्कुल भी अभिनय नहीं कर रहा था। उसके पीछे से एक आवाज आई, जैसा कि हवा के रूप में अनहोनी हुई थी। ये स्पष्ट था और इसमें हंसी के संकेत दिए गए थे। शिक्सियन, मैं वापस आ गया हूँ। दूसरे समूह में 13 लोग थे और मैंने उनमें से 5 को मार डाला। दुर्भाग्य से वह युवा मास्टर भागने में कामयाब रहा। चू यू का शरीर काफी समय से पूरी तरह से कठोर था। तीसरी शिदी को देखकर वह भागते हुए, वह किसी भी वफादारी नहीं होने के लिए उसे अंदर से शाप दे रहा था। थोड़ी देर के लिए क्राउचिंग के बाद चू यू ने अपने दांतों को जकड़ लिया और अपनी पूरी ऊंचाई पर खड़े होने के लिए गोली मार दी। यह अज्ञात था कि क्या ऐसा इसलिए था क्योंकि वह बहुत लंबे समय से क्राउच कर रहा था कि उसके पैर नर्म हो गए थे या कुछ और हो गया था, लेकिन उसका शरीर बह गया था और नीचे गिर गया था। कुछ तो अचानक उसकी कमर के चारों ओर कस गया और फिर उसकी पीठ एक छाती से टकरा गई। जीशी अभी भी मुस्कुरा रहा था। शीजोंग, आपको सावधान रहना चाहिए। पक्ष से 2 गज पहले ही यहाँ पर स्थानांतरित हो गए थे। चू यू की भान उठती है क्योंकि उन्होंने सूखी खांसी दी थी। वह जीशी की पकड़ से बाहर संघर्ष करना चाहता था, लेकिन बच्चे का गले अनिवार्य रूप से तंग था। चू यू अप्रत्याशित रूप से अपने हाथों को बाहर नहीं खींच सकता था। अपनी आंख के कोने से वह देख सकता था कि चू शेंग पहले से ही अपनी तलवार निकाल रहा था। चू यू का चेहरा अंधेरा हो गया। आगे क्या आप अभी भी अपना सिर खोना चाहते हैं? मुझे जाने दो। जीशी को पहले ही अस्वीकार कर दिया गया था जब उसने कल प्यार मांगा था, इसलिए उसे काफी दुख हुआ था। उन्होंने चू शेंग पर एक साइडलॉन्ग नजर डाली और फिर उदासीन रूप से कहा, अगर शिक्सियन अपने सिर को छोड़ने के बाद शिदी के साथ रहने के लिए तैयार होगा तो यह एक उचित व्यापार होगा। उनके गंभीर स्वर को सुनकर चू यू की सांस लेने में बाधा आ गई। उन्होंने एक खोखली हंसी दी। न जाने कैसे बातचीत जारी रखी जाए। उसने अपना सिर किनारे कर दिया और देखा कि चू शेंग गंभीरता से अपनी तलवार उठाने के साथ आने वाले थे। चू यू ने तब जल्दबाजी में जीशी पर धकेल दिया। जीशी ने उसे देखने के लिए अपनी आंखें नीचे कर दी, लेकिन
वह इच्छा शक्ति नहीं बना रहा। हालांकि उसकी टकटकी अजीब थी। उसने चू यू को जाने दिया और एक तरफ खड़े हो गए, जबकि चू शेंग को उन पर चलते हुए देखा। चू शेंग की तलवार के तेज ब्लेड से प्रकाश चमक गया। उसकी टकटकी मारने के इरादे से घबरा रही थी और उसकी आभा पूरी तरह से ओवरबियर थी। इससे पहले कि वह एक शब्द कहने का समय था, चू यू ने इस विषय को बदल दिया क्योंकि उसने आग बुझाने की कोशिश की। बिग ब्रदर, चर्चा कैसे हुई? चू शेंग ने रोका। वह ज़ीशी की ओर घबरा गया और जैसा कि उसने कहा था, अब से छोटा भाई एक दिन के लिए यहाँ रह जाएगा और फिर वह एक दिन के लिए चू परिवार के शिविर में लौट आएगा। छोटे भाई की चिंता न करें, बिग ब्रदर निश्चित रूप से जल्द ही बेहतर हो जाएगा। मैंने आपको लंबे समय तक पीड़ित नहीं होने दिया, इस तरह से आगे और पीछे भागना। तीसरी श्री ने अचानक एक पेड़ के पीछे से अपना सिर बाहर कर दिया और डरपोक कहा, नोबल लॉर्ड चू, आपको दा शिक्सियन को यहाँ रहने देना चाहिए। चू शेंग ने एक सिंगल बोन चिलिंग लुक भेजा, जैसे कि यह मारने के लिए तैयार एक चाकू था। उस पर वहां पर, इसे बंद करो। चूंकि चू यू की समग्र रहने की स्थिति के सवाल को खुशी से हल कर दिया गया था, इसलिए अब एक और बड़ी समस्या थी और यह था कि क्या चू युतियान युआन संप्रदाय या चू परिवार की दिस इवनिंग में रहने वाले थे। चू शेंग के पास ज़ीशी के साथ परेशान होने का समय नहीं है और लू किंगन के साथ एक और व्यर्थ बातचीत शुरू की। चू यू ने चुपके से उन पर झांक लिया और फिर कुछ और जगह खोजने के इरादे से ज़ीशी ने दिल से दिल की बात कर सकते थे। चू शेंग की शांत आवाज से पहले ही वे 2 कदम नहीं गए थे जो उसके कानों तक पहुंची थी। छोटा भाई, वापस आओ। चू यू ने संघर्ष करना छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने ज़ीशी ने आंगन के किनारे पर खींच लिया और बैठ गए। उसका चेहरा गंभीर था क्योंकि उसने सावधानी से ऊपर और नीचे देखा, ज़ीशी की जांच की। इतना खराब भी नहीं। उनका कॉम्प्लेक्शन अभी भी उतना ही रोसी था जितना पहले और उनके बर्फ सफेद साटन बागे अभी भी बर्फ सफेद थे। उसकी कमर पर सुगंधित साउच अभी भी उतना ही साफ था जितना कि यह नया था। तलवार की तलवार उसकी तलवार से लटकती हुई हवा में बह गई और खून के हल्के दाग के साथ दागी नहीं थी। नवजात आत्मा के मंच के आसपास कितने थे? क्या आप घायल हो गए हैं? पहले से ही ज़ीशी की क्षणिक उदासी पहले से ही फैल गई थी। उन्होंने एक उज्ज्वल मुस्कान दी और कहा, सिर्फ 2 थे। मैं घायल नहीं हूँ, इसलिए शिक्सियन को चिंतित होने की कोई आवश्यकता नहीं है। एक विराम के बाद उन्होंने कहा, दूसरे विचार पर शिक्सियन को चिंतित होना चाहिए। यह एक लंबा समय हो गया है क्योंकि श्री ने शिक्सियन को उस पर चिंता की है। चू यू स्थायी रूप से स्तब्ध था और तुरंत दुखी महसूस किया। बच्चे के सिर पर हाथ फेरते ही उसका दिल चोट लगी। आगे के एक क्षण में उन्होंने कहा, बड़े भाई, मैं आज यहाँ रहूंगा। चू शेंग ने देखने के लिए अपना सिर घुमाया और समय के साथ वह ज़ीशी को एक गर्व स्मॉग मुस्कुराते हुए अभिव्यक्ति का खुलासा करने में सक्षम था। वह तुरंत उग्र हो गया, सवाल से बाहर। आप आज घर पर रह रहे हैं। ये निर्णय अंतिम है। उद्धरण चिन्ह। अध्याय 43 फेटिंग के बाद मार डालो। हालांकि चू यू ने ज़ीशी के बारे में थोड़ा असहज महसूस किया, फिर भी चू शेंग का रवैया दृढ़ था। उन्होंने अपना अंतिम शब्द दिया था। चू शेंग ने उसे ऊपर खींच लिया और फिर उसे ले गया। किसी भी तर्क के लिए कोई जगह नहीं छोड़ रहा है। चू यू ने चुपचाप अपने सिर को ज़ीशी को देखने के लिए वापस कर दिया। उसके चेहरे पर अभिव्यक्ति फटी हुई लग रही थी। ज़ीशी ने आक्रामकता शो के किसी भी संकेत को नहीं जाने दिया। उन्होंने चू यू में सिर हिलाया, फिर उन्होंने चू परिवार के भाइयों के गायब होने के आंकड़ों को देखा। उन्होंने सुगंधित पाउच को अपनी कमर पर घुमाया और आराम करने के लिए अपने कमरे में लौटने के लिए तैयार किया। तीसरी श्री ने बहुत सावधानी से अपना सिर बाहर कर दिया। दूसरा शिक्सियन, आप पागल नहीं हैं। यहाँ तक कि लू किंगन ने भी देखा था। ज़ीशी गुस्से का मामूली संकेत भी नहीं दिखा रहा था। उन्होंने एक बेहोश मुस्कान दी, ये केवल आधे दिन है। चू शेंग ने शिक्सियन को वहां से केवल आधे दिन तक खींच लिया। मैं शिक्सियन को हड़पने जा रहा हूं ताकि वह उसे आज रात की आधी रात को वापस ले जाए। तीसरा श्री। दूसरा शीजोंग, आप बहुत संसाधन हैं। तारानकन। चू परिवार के शिविर में लौटने के बाद तनावपूर्ण चू शेंग ने चू यू को पकड़ लिया और बाकी दिन के लिए उस पर निगाह गलाया। मुख्य विषय था, हालांकि आप दोनों को एक दूसरे के लिए स्नेही भावनाएं हैं, फिर भी आपको अपने गार्ड पर होना है, इसलिए आपको उस बवुआ द्वारा लाभ नहीं उठाया जाएगा। आप यह नहीं कर सकते कि ब्राड बहुत स्मग हो। कितना घृणित है कि मेरे लिटिलेस्ट भाई को छीनने के लिए। एक बार जब वह अपने व्याख्यान के अंत में पहुंच गया था तो चू शेंग को अफसोस से भरा हुआ महसूस हुआ। वह एक कोने में नीचे गिरा और घास पर खींचने लगा। हालांकि चू यू लगातार जम्हाई लेने में मदद नहीं कर सकता था। ये देखकर कि चू शेंग कैसे दुखी था, वह मदद नहीं कर सकता था, लेकिन नीचे भी झुक गया और चू शेंग के सिर को घेर लिया। चू शेंग थोड़ी देर के लिए उदास थे, लेकिन उन्हें अभी भी अपने आधिकारिक मामलों को याद था। उन्होंने अंततः एक हल्की खांसी दी और कहा, जू की गुप्त रूप से आपके पीछे रहेंगे। भविष्य में चू परिवार के शिष्यों को भी शहर के बाहर आपका इंतजार होगा। छोटे भाई, आपको बेहद सावधान रहना होगा। राक्षसी कल्टीवेटर विश्वासघाती, शातिर, दुष्ट और निर्दयी हैं। आप इसके खिलाफ गार्ड नहीं कर पाएंगे। जैसा कि उन्होंने बात की, थोड़ा सा उसके चेहरे पर नजर बदनाम हो गई। ये देखा जा सकता है कि बातचीत जल्द ही पटरी से उतरने वाली थी। चू यू ने तब जल्दी से उसे काट दिया और अपना सिर हिलाया।
मैं समझता हूँ। बड़े भाई को अपनी चोटों और पुनरावृत्ति की देखभाल करनी चाहिए। मैं पहले अपने कमरे में सफाई करने के लिए वापस आऊंगा। उद्धरण चिन्ह। चू शेंग को बंद करने के बाद चूयू थोड़ी देर के लिए अपने कमरे में लौट आया। जब वह चला गया तो उसने मंथन किया कि कैसे एक बार फिर से सोंगजिनी के साथ पेंच किया गया। आज की मुठभेड़ के दौरान सोंगजिनी ईर्ष्या और घृणा के रूप को छिपा नहीं सकता था, भले ही वह चाहता था। उसकी आंखें हत्या के इरादे और आक्रोश से भर गई थीं। कौन जानता था कि मूल ने उसके साथ क्या किया था, सिवाय उसके संप्रदाय में प्रवेश करने के बाद उसे पीटने के लिए, इतनी दुश्मनी को उकसाने के लिए उसे अब भी चूयू के खिलाफ इतनी गंभीरता से पकड़ लेता है। यदि यह इस तथ्य के लिए नहीं था कि वर्तमान चू परिवार के लिए बहुत सारे दुश्मन बनाने के लिए यह बहुत नुकसान था, उसके अलावा लू किंगडन के शिष्य होने और उसे कोई शर्मिंदगी नहीं करना चाहते थे, तो ऐसा कोई तरीका नहीं था कि चू शेंग की तलवार इतनी आसानी से वापस नहीं ले ली जाए। सुबह, सवेरा, तड़का, सुबह का उजाला, उषा, शुरू, आरंभ, सवेरे का, सबेरा, प्रातःकाल, प्रभात। इस तरह के संकट को देने से कि बार बार दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई, जिससे लोगों के लिए मन की कोई शांति हो। चूयू ने थोड़ी देर के लिए इस पर हाथ फेरा, लेकिन कुछ भी दिमाग में नहीं आया। अंत में केवल अपने दिमाग को शांत कर सकता है, बैठकर खेती करना शुरू कर सकता है। इससे पहले कि शेन नियान की घायल आत्मा अभी भी उसके शरीर के अंदर है, क्योंकि उसे उस घायल आत्मा को पोषण देना था। जब भी वह खेती करता था तब उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा का एक हिस्सा शेन की आत्मा को आवंटित किया जाएगा। जब से लू किंगडन ने शेन नियान की घायल आत्मा को बाहर निकाला था, चूयू ने बहुत हल्का महसूस किया। खेती की सनसनी अब बहुत चिकनी थी कि यह पहले कैसे था। जब उसने कई बार अपने शरीर के माध्यम से अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा को प्रसारित किया तो चूयू ने अपनी आंखें खोली। उसके सामने एक चेहरा था, बंद, ये बेहद करीब था। वह दूसरे व्यक्ति की गर्म सांस को महसूस कर सकता था। चमकदार काली आंखों की उस जोड़ी के भीतर मुस्कुराते इरादे का एक छोटा सा स्थान था। इसने चूयू को इस बात के लिए चौंका दिया कि उसने अपनी खोपड़ी पर एक तन सुन्न सनसनी महसूस की। उसकी आत्मा लगभग अव्यवस्था में भाग गई। उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर लीं। तारांकन, ऐसा क्यों था कि जब से वह वापस लौट आया, नायक ने विशेष रूप से दिखाई देने के लिए इस पद्धति का उपयोग करना पसंद किया। ये काफी चौंकाने वाला है। जबरदस्ती उस सुंदर सनसनी को कुछ प्रयास के साथ दबाकर चूयू ने अपनी आंखें फिर से खोल दी और पीछे की ओर थोड़ा स्थानांतरित हो गए। ये पहले से ही इतनी देर से है। यहाँ क्या कर रहे हैं? जीशी ने एक उज्ज्वल मुस्कान दी और उसका हाथ पकड़ लिया। उन्होंने इस पर एक नर्म चुंबन गिरा दिया। कल पहले ही पास हो चुका है। मैं शिक्सियन को वापस लाने के लिए आया हूँ। ये किस तरह का मजाक था? अगर वह रात के बीच में लापता हो जाता तो क्या चू शेंग आंसू से भयभीत नहीं होता? चूयू ने दृढ़ता से इनकार कर दिया। नहीं। जीशी की भान फिर से चली गई और उसने अपनी मुस्कान को रोक दिया। उनकी अभिव्यक्ति जटिल थी। जैसा कि अपेक्षित था, शिक्सियन अभी भी इस तरह है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि शिदी क्या करता है। ये संभावना नहीं है कि आप शिदी के बारे में थोड़ी सी भी परवाह करेंगे। उन्होंने चूयू का हाथ जारी किया। वह चारों ओर घूम गया, चूयू के लिए केवल एक पतली पीठ की छवि को छोड़कर। शिक्सियन, जब आप सुबह चले गए तो मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या आप मेरे साथ आने के लिए तैयार नहीं होंगे यदि मैं आपको लेने आया था। निश्चित रूप से आप मुझे नापसंद करते हैं और मुझे टालते हैं। क्या आप बीमार और थक गए हैं? चूयू, यह नहीं है कि मैं क्या मतलब है। जीशी अभी भी बिना मुड़ने के उसके सामने बैठा था, एक उदासीन, यहाँ तक कि टोन की आवाज के साथ। उन्होंने कहा, मैं वास्तव में शिक्सियन से भीख मांगना चाहता हूँ कि भले ही आप मेरे बारे में उसी तरह से परवाह नहीं कर सकते हैं जैसे आपने अतीत में किया था, बहुत कम से कम मुझे दूर धक्का मत करो। चूयू ने अवर्णनीय रूप से दोषी महसूस किया। एक पल की हिचकिचाहट के बाद वह आगे बढ़े और जीशी को गले लगा लिया। चीजें अब अलग हैं। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुझे चू परिवार को ध्यान में रखना होगा। भविष्य में सिस्टम की वर्तमान संख्या की छवि के रूप में इंटरफेस उसके दिमाग से चमक गया। चूयू ने रोका और अपने शब्दों को खत्म करने की हिम्मत नहीं की। उसने जीशी का वादा करने की हिम्मत नहीं की कि निश्चित रूप से भविष्य होगा। आज के दिन काफी लंबे होंगे। शायद जीशी को पूरी तरह से उसकी आवश्यकता नहीं हो सकती है। जीशी ने अपना सिर पीछे करने के लिए मुड़ा। उनकी आंखें अंधेरे और उदास थीं, जो उनकी गहराई में कुछ अज्ञात थे। एक भविष्य होगा। बातचीत के माध्यम से अपना रास्ता बनाने के बाद अंत में चूयू ने अभी भी एक आवाज को पीछे छोड़ दिया, जिसमें तावीज को प्रेषित किया गया और दोषी ढंग से जीशी के साथ भाग गया। लू किंगडन के छोटे आंगन में लौटने के बाद ही चूयू को एहसास हुआ कि कुछ मिस था। आंगन में केवल 3 रहने योग्य कमरे थे। लू किंगडन स्वाभाविक रूप से एक कमरे में अकेला था। तीसरी शिदी शीशी से डरती थी, इसलिए कोई रास्ता नहीं था कि वह उसी कमरे में सोने की हिम्मत करे। इसके अलावा जीशी जरूरी नहीं कि इसे करने के लिए तैयार हो। तब सवाल यह था कि क्या वह जीशी के साथ एक कमरे में सोना था। भले ही इस प्रकार का व्यवहार, सोना और एक साथ खाना अतीत में एक प्राकृतिक दैनिक घटना थी, लेकिन अब जीशी की जलती हुई टकटकी को देखते हुए चूयू की भान को फिर से जोड़ा गया। ठीक यही वह कल गश्त करते हुए चलते समय अपने गुलदाउदी को कवर नहीं करना चाहता था।
जीशी के साथ मिलकर रोमिंग का मतलब था कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा की गारंटी नहीं होगी। चू यू चुपचाप तीसरे शिदी के कमरे की ओर मुड़ गया। ये देखकर जीशी ने एक भान उठाए लेकिन उसे रोकने की कोशिश की। उसने अपने हाथों को जकड़ लिया और चुप रहा। चू यू का दिमाग इससे चकित था। उन्होंने तीसरे शिदी के कमरे के पास पहुंचे और पता चला कि कागज की एक संकीर्ण पर्ची दरवाजे से जुड़ी हुई थी। उन्होंने इसे नीचे ले लिया और ध्यान से इसे पढ़ा। पानी से संबंधित चीजें प्रवेश नहीं कर सकती हैं। उन्होंने विशेष रूप से शब्दों के नीचे कुछ उदाहरणों को चित्रित किया था। उदाहरण के लिए मछली। चू यू, एक अंधेरे चेहरे के साथ चू यू ने कागज के उस टुकड़े को काट दिया। उसकी कमर को गले लगा लिया गया और उसके पीछे से झीशी की संयमित हंसी की आवाज आई। तीसरी शिदी को डा शिक्सियन और आई। शिक्सियन, दोनों से डर है, चलो हमारे कमरे में लौटते हैं और सोते हैं। ठंडे कंधे को दिए जाने और तीसरे शिदी द्वारा छोड़ दिया गया। चू यू अपने चेहरे को बिल्कुल मोटा नहीं कर सकता है और दूसरे व्यक्ति के सपने को परेशान करने के लिए अंदर जा सकता है। उन्होंने कमरे में झीशी ने पीछा किया। उसकी टकटकी से पहले एक फटने से पहले उसने एक सूखी खांसी दी। मैं ये पहले कहूंगा, मैं यहाँ रहूंगा, लेकिन आप अपने हाथों और पैरों को घूमने नहीं दे सकते, अन्यथा मैं तुरंत चू परिवार में लौटूंगा। जीशी ने अपनी भौहों को फुलाया और सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए विचार किया। चू यू ने राहत में एक नर्म आहें भरी। उसने अपने बाहरी बागे को उतार दिया और बिस्तर पर लेट गया। वह इस बात पर विचार करने के बीच में सही था कि क्या उसे लू किंगन से ये देखने के लिए पूछना चाहिए कि क्या कोई अन्य कमरे हैं जो वह अस्थायी रूप से उस समय रह सकता है, जब जीशी ने अचानक अपना चेहरा उसके पास खींच लिया और उसके निचले होंठ को उसके मुंह में ले लिया और उसे वहां पकड़ लिया। जीशी ने एक आंख के रूप में इतना नहीं किया। मैंने शीशों के निर्देश के साथ सावधानी से पालन किया है और मैंने अपने हाथों और पैरों को घूमने नहीं दिया है। चू यू ने संघर्ष करना छोड़ दिया। कभी कभी चीनी संस्कृति इतनी गहरी और गहरी थी कि यह लोगों को डराता था। तारानकन तारानकन तारानकन। किंतु शिविर के अंदर और बाहर दो अलग अलग दुनिया की तरह थे। धर्मीपथ कल्टिवेटर्स की लड़ाई की विधि आम लोगों की सेनाओं के बीच के झगड़े से भिन्न थी। उनके विनाशकारी नेचर्स भारी रूप से मजबूत थे। शक्तिशाली क्षमता वाले लोग आसानी से पहाड़ों को स्थानांतरित कर सकते हैं और समुद्रों को सूखा सकते हैं। किंतु से जिन नदी तक का क्षेत्र लगभग पूरी तरह से उजाड़ और निर्जन था। लोग और जानवर समान रूप से वहां से भागने के लिए आघात करते हैं। कई वर्षों की लड़ाई के बाद जमीन की यह पट्टी गहरे निशान से भरी हो गई थी। कौन जानता था कि यहाँ कितने काश्तकारों के कंकालों को दफनाया गया था। जो लोग इस भूमि पर मारे गए थे उनमें से सबसे कमजोर क्यूई रिफाइनिंग स्टेज पर था, जबकि सबसे मजबूत नवजात आत्मा के मंच पर था। ये कहा जा सकता है कि इस भूमि के हर इंच को उनके खून से रंगा गया था। चू यू के लिए उजाड़, जानलेवा माहौल को समायोजित करना कठिन था, क्योंकि वह एक हल्के फुल्के माहौल के अधिक आदी था। महान धर्मी और राक्षसी पथ युद्ध के दौरान जो रक्त की मात्रा को बहाया गया था वह सत्य रूप से एक गंभीर राशि थी। बहुत से लोग मारे गए थे। चू परिवार और तियान युआन संप्रदाय दोनों में मौत हो गई थी। चू शेंग हमेशा इतना गर्म और संयमित स्वभाव था, फिर भी उन्हें इस युद्ध के दौरान सभी प्रकार की पीड़ा का सामना करना पड़ सकता है। चू यू ने गंभीरता से यह याद करने का प्रयास करने में मदद नहीं की कि मूल उपन्यास ने महान धर्मी और राक्षसी पथ युद्ध के बारे में क्या लिखा था। उद्धरण चिन्ह ... हालांकि 500,000 शब्द और कई सुंदरियां बाद में वह इस समय तक पहुंच गई और कहानी उस बिंदु तक सही थी जहां नायक ने महान धर्मी और राक्षसी पथ युद्ध के दौरान खुद द्वारा यूशु संप्रदाय को चुनौती दी थी, और ये था। तो अनुवर्ती कहाँ है? महान धर्मी और राक्षसी पथ युद्ध कहाँ समाप्त हुआ? रुको, मुझे यह मत बताओ कि लेखक ने इस प्लॉट होल को छोड़ दिया। बाकी भूखंड कहाँ था? सिस्टम ने कहा। मेजबान बाकी को अपने दम पर उजागर करता है। चू यू ने पूरी तरह से सिस्टम को नजरअंदाज कर दिया। उसने अपनी आंखें उठाई और चारों ओर अपने परिवेश में देखा। इसे अभी भी काफी शांतिपूर्ण माना जा सकता है। वास्तव में हर 3 दिनों में एक हाथापाई की झड़प के सामयिक प्रकोप के अलावा फिर दोनों पक्षों ने बाकी समय ठीक होने में बिताया। वे वैसे भी दूसरे पक्ष के सदस्यों की संपूर्णता को पकड़ने के लिए एक में गिर गए ताकि यह महान युद्ध अंत में समाप्त हो सके। जब वे लंबे समय से बाहर गश्त कर रहे थे तब तक यह अचानक खाली हो गया था। काले कपड़े पहने की खेती करने वालों का एक समूह दूरी में दिखाई दिया और वे तेजी से सीधे उनकी ओर उड़ रहे थे। चू परिवार के शिष्यों और तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों ने तुरंत एक तंगरक्षात्मक गठन का गठन किया और इंतजार किया। वे गार्ड पर थे क्योंकि वे राक्षसी काश्तकारों के समूह को देखते थे। लू किंगन के नेतृत्व में कोई भी गश्ती समूह सबसे सुरक्षित था। इस बिंदु पर संदेह करने की आवश्यकता नहीं थी। दुर्भाग्य से लू किंगन ने यह स्पष्ट कर दिया था कि जब वह पहले सेट करता है कि वह तब तक कार्रवाई नहीं करेगा जब तक वह एक नवजात आत्मा मंच की खेती करने वाले के पास नहीं आया। वास्तव में राक्षसी कल्टीवेटर्स को उसे पहचानने से रोकने के लिए और इसलिए एक घबराहट में भागने के लिए लू किंगन ने भी ईमानदारी से यान हान को कवर करने के लिए एक सफेद कपड़े का उपयोग करने का एक शो बनाया था और उसे अपनी पीठ पर ले गए थे। उन्होंने एक मुखौटा भी रखा था और गश्ती समूह के पीछे कुछ दूरी पर था जो न तो बहुत करीब था और न ही बहुत दूर। चू यू को एहसास हुआ था कि लू किंगन का इरादा क्या था।
उलझी हुई भावनाओं के साथ वह राक्षसी काश्तकारियों के समूह को घूरता था, जो एक फ्लैश में उनसे केवल 30 मीटर की दूरी पर एक क्षेत्र में उड़ गया था। जिस तरह वह जुन शेंग को बाहर निकालने वाला था, जब जीशी, जो तब तक चुपचाप उसके बगल में चल रहा था, अचानक मुस्कुराया। छोटे डाकुओं का ये समूह शिक्सियन के योग्य हो सकता है, जो कार्रवाई करने के लिए था। जैसे ही उन्होंने बोलना समाप्त कर लिया, उन्होंने डुआनजू को उठाया और राक्षसी कल्टीवेटर्स की दिशा में अपनी तलवार लहराते हुए आगे बढ़े। वे यह नहीं देख सकते थे कि उन्होंने किस तरह की गहन विधि का इस्तेमाल किया था, लेकिन तब किसी ने इस बात के बीच की राक्षसी काश्तकारियों के छोटे समूह को पराजित किया गया था। उस व्यक्ति को उड़ते हुए भेजा गया था और हिंसक रूप से खून से बाहर खांस दिया गया था। उनके पास वापस लड़ने के लिए किसी भी शक्ति का अभाव था। चू यू को इस दृश्य में भय और झगड़ालू की भावना थी। उन्हें पहले बताया गया था कि जीशी किसी भी राक्षसी कल्टीवेटिवों को निर्णायक रूप से नरसंहार करेगा, जो उन्होंने कभी भी एक ही जीवित बिना छोड़े बिना। जैसा कि अपेक्षित था, ये सच प्रतीत हुआ। जब वह चू यू के सामने था तो वह इतना बुरा नहीं लगता था, लेकिन जिस क्षण उसने राक्षसी काश्तकारियों का सामना किया, वह एक हटी गहरी हत्या के इरादे और शातिरता को प्रकट करेगा। उसका चेहरा इतना क्रूर और कॉल करने वाला हो जाएगा कि ये दूसरों को डराएगा, और उसके कार्यों में थोड़ी सी भी झिझक नहीं थी। अतीत में जीशी अभी भी नर्म और अपरिपक्व था, यहाँ तक कि जब सोंग जिंगी जैसे किसी व्यक्ति ने गिरने का नाटक किया था, तब भी वह अनजाने में जाकर मदद करने वाला हाथ पेश करता था। वर्तमान एक और अतीत के बीच असमानता और परिवर्तन मदद नहीं कर सकता है, लेकिन किसी को पछतावा से भरा हुआ है। चू यू अभी भी कुछ खेद महसूस करने की प्रक्रिया में था जब एक परिचित आवाज उसके कान के बगल से धीरे से आवाज उठती थी। यह एक लंबा समय हो गया है, क्योंकि मैंने देखा है कि जीशिदी ने कार्रवाई की है, फिर भी शीजोंग के रूप में चूशिदी लगभग जीशिदी के रूप में शक्तिशाली नहीं है। ये वास्तव में लोगों को रोना चाहता है। शब्दों को एक तरह से कहा गया था जो जानबूझकर अस्पष्ट था, और उसका स्वर और भी अधिक था। लू किंगन वही था, और उसने अभी भी परेशानी का कारण बनने की हिम्मत की। चू यू ने सोंग जिंगी पर एक साइडलॉन्ग नजर डाली, जो उसे पकड़ लेता था, जो जानता था कि कल उनकी अभिव्यक्ति को याद करते हुए चू यू ने हल्के से कहा, गीत शिक्सियन, कैसे संप्रदाय के मास्टर मार्शल चाचा की चोट। गीत जिंगी की मुस्कान जम गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि चू यू उसे अपने गले में मारने के स्थान पर मार देगा। चू यू ने बोलना जारी रखा, संप्रदाय के मास्टर मार्शल अंकल ने हमेशा गीत शिक्सियन के साथ व्यवहार किया है जैसे कि वह आपके अपने सच्चे पिता थे। गीत शिक्सियन की उपस्थिति इस क्षण में आवश्यक नहीं है, इसलिए संप्रदाय के मास्टर मार्शल चाचा के बेडसाइड में उनकी देखभाल करने के लिए गीत शिक्सियन क्यों नहीं है। शब्द सुनकर, जैसे कि वह आपका सच्चा पिता था, गीत जिंगी का शरीर अचानक कांप गया। उसका चेहरा मुड़ गया और वह अब कोमल और मिलनसार मुखौटा को बनाए रखने में सक्षम नहीं था। उसका चेहरा अंधेरा हो गया और उसने ठंडे स्वर के साथ कहा, आपका कोई भी व्यवसाय नहीं है। ये देखकर कि जीशी ने राक्षसी कल्टीवेटर्स के उस समूह को लगभग समाप्त कर दिया था और वापस आने वाला था, सोंग जिंगी ने अपने बाकी शब्दों को निगल लिया और फिर से समूह के पीछे से पीछे हटने से पहले एक ठंडा हंफ दिया। चू यू मुठभेड़ का सिर या पूंछ बनाने में असमर्थ था। क्या ये व्यक्ति हमेशा एक मुखौटा पर रखना पसंद नहीं करता था? ये कैसे था कि अब केवल कुछ शब्द ले गए, यह उल्लेख करने के लिए कि वह गंभीर रूप से घायल भी नहीं था, उसके लिए अपने वास्तविक व्यक्तित्व को दिखाने के लिए। क्या ऐसा हो सकता है कि 10 साल बाद उसका चेहरा मोटा होने के बजाय पतला हो गया था? कितनी अजीब बात है। हालांकि जैसे कि गीत जिंगी कभी कभी उसे एक असंबद्ध हत्या के इरादे के साथ कैसे देखेगा, चू यू के बारे में भी विचार होगा कि गीत जिंगी को जल्दी से जीवित दुनिया से बाहर तारांकन को प्राप्त करना चाहिए और नरक में रोल करना चाहिए। दुर्भाग्य से चू यू और सोंग जिंगी दोनों को एक आम समस्या थी जिसने उन्हें बाधित किया, लू किंगन। हालांकि यहाँ लू किंगन के साथ ये गश्ती समूह व्यवहारिक रूप से चिंताओं से मुक्त हो सकता है। दूसरी ओर यह इसलिए भी था क्योंकि लू किंगन यहाँ था कि गीत जिंगी ने किसी को भी स्थापित करने की हिम्मत नहीं की और चू यू स्वतंत्र रूप से उसके साथ उसे वापस नहीं कर सकता था। चू यू वास्तव में काफी घबरा गया था। जीशी तब चू यू के पक्ष में लौट आया। किसी भी अतिरिक्त परेशानी के बिना उसने अपनी तलवार से शेष खून से लथपथ होकर डुआनजू को अपनी कमर पर वापस रखा। उन्होंने सोंग जिनी में एक उदासीन नजर डाली, जो पहले से ही पीछे छिपा था, और धीरे से पूछा था, क्या शिक्सियन उस 2 चेहरे वाले बैकस्टैबर के बारे में चिंतित है? चू यू एक पल के लिए रुक गया और फिर उसके सिर को हिलाया। यदि गीत जिंगी का निपटान नहीं किया गया था तो आगे बढ़ते हुए वे लगातार अपने सिर पर लटके हुए चाकू की भावना रखते थे। इस तरह के व्यक्ति द्वारा लगातार देखा जाना एक सुखद सनसनी नहीं था। उन्होंने मूल रूप से चू परिवार के दूध जू को कार्रवाई करने और गाने जिंगी को मारने के लिए कहने की योजना बनाई थी जब कोई नहीं देख रहा था। वह एक परिदृश्य बनाने जा रहा था जहां वे बाहर गश्त करते हुए राक्षसी काश्तकारियों में भाग गए और उनके साथ लड़ाई में शामिल हो गए। लेकिन ऐसा लग रहा था कि गीत जिंगी को पता था कि वह क्या सोच रहा था, और जब से वे किंग तू शिविर छोड़ चुके थे वह अन्य तियान युआन संप्रदाय के शिष्यों के पास रहे थे। वह एक भी कदम आगे या उनके पीछे नहीं चला गया था। कितना कष्टप्रद! एक बर्फीले हत्या के इरादे को जीशी की मुस्कान के भीतर छुपाया गया था। उसने अपनी आवाज कम कर दी। 10 साल पहले
मैंने एक पल का फायदा उठाया जब वह अकेला था और लगभग उसे मारने में कामयाब रहा। चू यू अवाक था। उन्होंने हमेशा यह अजीब पाया था कि जीशी ने 10 साल पहले अपना कदम नहीं रखा था, तो ये पता चला कि उसने कार्रवाई की थी। हालांकि ये लगभग गाना जंगी से बच गया या अंत में जीशी किसी ने रोका। जीशी ने कहा, मैं अपनी तलवार से अपना सिर काटने से सिर्फ एक कदम दूर था, जब दुर्भाग्य से शिजुन अचानक दिखाई दिया और मुझे रोक दिया। ये वास्तव में लू किंगन था। फिर से तियान युआन संप्रदाय के बड़े और गीत युवांजुओं के शिदी के रूप में लू किंगन स्वाभाविक रूप से एक्सीशी को संप्रदाय के व्यक्तिगत रूप से सफल शिष्य को मारने की अनुमति नहीं दे पाएंगे। चू यू के आंतरिक विचारों के बारे में जानकर जीशी ने अपना सिर हिला दिया। शिक्सिन, स्थिति थोड़ी जटिल है। उस समय शिजुन ने मुझसे कहा, आप उसे मार सकते हैं, लेकिन अभी नहीं। अध्याय 44। हेलो 5 युवा महिलाएं। वह उसे मार सकता था, लेकिन उसे नहीं मारना चाहिए। ये सुनकर कि ये कुछ लू किंगन की तरह लग रहा था जो कहेगा। केवल बस ये क्या था कि लू किंगन को ध्यान में रखा गया था। चू यू मदद नहीं कर सकता, लेकिन जीशी के करीब ले जा सकता है। 2 साथी शिष्यों को व्यावहारिक रूप से एक साथ चिपका दिया गया था क्योंकि वे अपनी तलवारों पर उड़ गए थे, जो छोटे गश्ती समूह से बहुत आगे थे। चू परिवार के शिष्यों और तियान युआन संप्रदाय के चेहरों पर उनके पीछे के भाव सभी अजीब थे। उन्होंने चुपचाप लू किंगन को देखने के लिए अपना सिर घुमाया, जो बहुत पीछे एक मध्यम दूरी पर लगता हुआ था। ये देखते हुए कि उन्हें इस प्रदर्शन के लिए कोई प्रतिक्रिया नहीं है, कुछ शिक्सेनग और उनकी शिदी के बीच की भावनाओं को वास्तव में काफी गहरा है। उन्होंने अपने सिर को अपने परिवेश की ओर घुमाया और ऐसा अभिनय किया जैसे उन्होंने कुछ भी नहीं देखा था। अपने लक्ष्य को पूरा करने के बाद जीशी ने उस मुस्कान को रोक दिया जो बाहर निकलने की धमकी दे रही थी। उन्होंने पूरी तरह से कहा, संप्रदाय के मास्टर की पत्नी गीत जोंगी के बहुत शौकीन है। चू यू ने अपनी ठुड्डी को रगड़ दिया और नहीं बोलते। संप्रदाय के मास्टर की पत्नी बहुत प्रभावशाली व्यक्ति था। उसके और लू किंगन के व्यक्तित्वों के बीच काफी कुछ समानताएं थीं। वह ठंडी, सख्त और दृढ़ थी। वह अक्सर बंद दरवाजे की खेती में चली जाती थी और शायद ही कभी सार्वजनिक रूप से दिखाई देती थी। लू किंगन और संप्रदाय के मास्टर की पत्नी दोनों ने बच्चों के रूप में एक ही मास्टर के तहत अध्ययन किया था ताकि वे एक साथ बड़े हो गए। उनका रिश्ता काफी अच्छा था। गीत युवानजुओ और उनकी पत्नी प्यार में गहराई से थे, इसलिए लू किंगन हमेशा गीत युवानजुओ के प्रति सम्मानजनक था। उन्होंने सुना था कि संप्रदाय के मास्टर की पत्नी ने एक बार अपने छोटे वर्षों में एक बच्चे को जन्म दिया था। दुर्भाग्य से बच्चा युवा मर गया था। संप्रदाय के मास्टर की पत्नी के व्यक्तित्व के बारे में वह क्या जानता था के अनुसार उसे गीत जेंगी के प्रति वह स्नेह नहीं होना चाहिए। हालांकि शायद यह इसलिए था क्योंकि उसने अपने बच्चे के बारे में सोचा था जब उसने उसे देखा था कि उसने गीत जेंगी के शौकीन अभिनय किया। क्या ऐसा हो सकता है कि लू किंगन संप्रदाय के मास्टर की पत्नी की भावनाओं को ध्यान में रख रहा था? लेकिन लू किंगन एक अशोभनीय व्यक्ति की तरह शिथिल नहीं होगा, जैसा कि अपेक्षित था। जिस क्षण विषय बदल गया, जीशी ने अपनी आवाज कम कर दी थी क्योंकि वह चू यू के करीब ले गया था। उसके होंठ लगभग उसके कान के वक्र के खिलाफ दबाने लगे। चू यू का कान उसकी गर्म सांस से गुदगुदी हो गया। उसकी भौहें टिंगलिंग सनसनी पर दब गईं, जिसने अपनी छाती में अजीब भावना को फैलाने और नजरअंदाज करने की कोशिश की। एक शांत और चौकस हवा के साथ उसने जीशी की बात सुनी क्योंकि उसने धीरे से बात की थी। गीत जेंगी की पृष्ठभूमि के बारे में कुछ असामान्य है। चू यू स्तब्ध था। क्या? जीशी ने एक पुष्टि की। उन्होंने चू यू के निष्पक्ष चमड़ी वाले कान को देखा और जब उन्हें याद आया कि उन्हें कल रात बिस्तर से कैसे लात मारी गई थी, तो उन्हें याद किया गया था। वह इस पर काटना चाहता था, लेकिन यह वर्तमान में दिन के उजाले के बाद से नहीं था और उनके पीछे लोगों का एक समूह था जो झलकती हुई थी। पूर्ण दृश्य में रहते हुए यह अत्यधिक अंतरंग नहीं होगा। उन्होंने उन सुंदर विचारों को छोड़ दिया। इसके बाद उन्होंने कहा, सॉम जिंगी को काश्तकारियों के एक छोटे से कबीले से आना चाहिए। शिक्सिन को इस बारे में पता होना चाहिए। हालांकि जब शिजुन ने उस छोटे कबीले के शिविर को खोजने के लिए चला गया, तो उन्होंने पाया कि उस छोटे कबीले के सभी निशान पहले से ही मिट गए थे। आमतौर पर जब एक बड़े संप्रदाय के मास्टर एक छोटे कबीले परिवार की पहली पत्नी के बेटे के लिए एक फैंसी लेते हैं और यहाँ तक कि व्यक्तिगत रूप से उस बेटे पर अपना उपनाम भी देते हैं, तो उसे दूर ले जाते हैं और उसे अपने निजी शिष्य के रूप में स्वीकार करते हैं। उपरोक्त छोटे कबीले को गर्व और एलिट किया जाना चाहिए। उन्हें रैंकों को क्रॉल करने के लिए तियान युआन संप्रदाय का नाम और शक्ति उधार लेना चाहिए था। उन्हें ऐसा प्रतीत होने के बजाय प्रसिद्धि का एक सा हासिल करने में सक्षम होना चाहिए जैसे कि वे पहले स्थान पर कभी मौजूद नहीं थे। जाहिर है उनमें से मामूली निशान भी नहीं था। अप्रत्याशित रूप से यहाँ तक कि लू किंगन एक मकड़ी के धागे या घोड़े के निशान को खोजने में सक्षम नहीं था। क्या ऐसा हो सकता है कि बस कोई सुराग नहीं थे? चू यू को भड़काया गया था। क्या यह एक और छिपी हुई साजिश थी? शिजुन ने अनजाने में ये पता लगाया, हालांकि यह स्पष्ट नहीं है कि वास्तविक सत्य क्या है। एक बात निश्चित है और यह है कि गीत जेंगी की पृष्ठभूमि के साथ एक समस्या है। जब तक वह इस समस्या को हल करने का प्रबंधन नहीं करता, तब तक शिजुन ने उसे मारने की योजना नहीं बनाई।
एक ठहराव के बाद जीशी ने एक गहरी मुस्कान दी। हालांकि शिजुन ने कहा है कि जब तक हम उसे नहीं मारते हैं तब तक हम जो भी करते हैं उसकी परवाह किए बिना कुछ भी ठीक नहीं है। उसने अतीत में कई बार युआन चेनपीक का फायदा उठाने की हिम्मत की है। क्या वह वास्तव में सोचता है कि हम इसके साथ खेलने के लिए आसान हैं? चू यू ने चुपचाप जीशी की ओर देखा, जिसकी मुस्कान घनी हत्या के इरादे से भर गई थी। उसके मुंह के कोने ने चिकोटी डाली, शिदी, चलो ठीक मत करो। भी बहुत डरावना। भले ही वह जानता था कि वह इस घने हत्या के इरादे का लक्ष्य नहीं था। मूल कहानी में जब नायक मूल को टुकड़ों में हैक कर रहा था, विवरणों के आधार पर वह बहुत ज्यादा इस अभिव्यक्ति को पहन रहा था। डेजा वू की इस तरह की अवर्णनीय भावना बहुत भयावह थी। जीशी एक पल के लिए घबराहट से भरा हुआ था और फिर जल्दबाजी में उस ठंडी और अनफीलिंग अभिव्यक्ति को बंद कर दिया। उनकी अभिव्यक्ति से पता चला कि वह एक नुकसान में था, जैसा कि उसने कहा, शिक्सियन, मैं केवल था। इस तरह की बेवकूफ और असहाय अभिव्यक्ति बहुत अधिक है। चू यू ने एक दुखी आह दी, जीशी के सिर को रगड़ दिया और जैसा कि उसने सिर हिलाया, मुझे पता है, मुझे सब कुछ पता है। जीशी मूल रूप से कुछ चिंतित और भयभीत था, लेकिन थोड़ी देर के लिए इस तरह से पेट में रहने के बाद पलक झपकते ही उसके दिल में उन्मत्त भावनाएं धीरे धीरे फैल गईं। उसने एक लंबी सांस ली। उसकी अभिव्यक्ति के रूप में वह चू यू में चकित था, उसके भीतर बहुत गहराई ले गया। शीजोंग सबसे अच्छा था, जैसा कि अपेक्षित था, केवल उसे हो सकता था। तारानकन। गश्ती शाम को देर से समाप्त हो गई। चू यू पूरी दोपहर के लिए जीशी के साथ मामलों पर चुपके से चर्चा करने में कामयाब रहे। अब ये तय करने के बाद कि गीत जिंगी की देखभाल कैसे करें, उन्होंने बहुत अधिक आराम महसूस किया। वह लू किंगन के साथ छोटे आंगन में लौट आया और तीसरे शिदी को देखने के लिए समय पर था, जो एक पत्थर की मेज के सामने खड़े होने के लिए हुआ था। उसके बारे में एक शांत और रैप हवा थी, क्योंकि वह केंद्रित था और उस नर्म और आकर्षक चेहरे पर एक गरिमापूर्ण अभिव्यक्ति थी। उसके उठे हुए हाथ में एक सिनेबार ब्रश था। एक ठहराव के बाद इसे उसके सामने पीले तालिमन पर दबाया गया। ब्रश एक रोमिंग ड्रैगन की तरह चला गया, जो सुचारू रूप से बह रहा था। एक फ्लैश में एक शीर्ष गुणवत्ता वाला तावीज पूरा हो गया था। खेती में तीसरी शिदी की योग्यता औसत थी, लेकिन तावीज को खींचने में उनकी योग्यता का स्तर शायद ही कभी देखा गया था। वह एक सच्ची प्रतिभा थी। हालांकि उन्होंने लौटने के बाद तावीज मेकिंग में तीसरी शिदी की उपलब्धियों के बारे में सुना था, लेकिन उन्होंने कभी भी इसे देखने का मौका नहीं मिला। आज के प्रदर्शन को देखने से पहले जो कल्पना कर सकता था कि तीसरी शिदी, जिसका आईक्यू सामान्य रूप से ऑफलाइन था, जब उसने तावीज को आकर्षित किया तो ये गरिमापूर्ण और स्थिर हो सकता है। चू यू ने चलना बंद कर दिया और उस पर कुछ और नजर रखने में मदद नहीं कर सका। तावीज पर सुरुचिपूर्ण प्रतीकों को देखकर वह खुद को सराहना करने से नहीं रोक सकता था। तीसरी शिदी, मुझे नहीं पता था कि आपके पास यह आपके पास था। उनके गहरे सम्मानित दा शिक्सियन द्वारा प्रशंसा किए जाने के बाद कि शायद ही कभी स्थिरता देखी गई। तीसरी शिदी ने अपनी गर्दन को रगड़ दिया और मुस्कुराते हुए उसके सिर को नीचे गिरा दिया। जीशी ने तीसरे शिदी में एक बगल में नजर डाली और धीरे धीरे गंभीर रूप से घुस गया। उसकी आंखें उड़ाने वाली हवा के रूप में ठंडी थी और उसका स्वर उतना ही ठंडा था। तीसरी शिदी, बुरा नहीं। तीसरी शिदी तब कांपने में डर गई थी। वह चुपचाप लू किंगन की ओर बढ़ गया। वह हिल रहा था जैसे उसने कहा, शिजुन, तुम सब वापस आ गए। लू किंगन ने चुपचाप जीशी को देखा। जीशी एक निर्दोष मुस्कान के साथ वापस देखा। जीशी को एक पल के लिए आमने सामने घूरने के बाद लू किंगन ने अपना सिर हिलाया। लिटिल थरी, फॉलो मी। तीसरी शिदी ने ऐसा लग रहा था कि उसे सिर्फ एक आधिकारिक क्षमा प्राप्त हुई थी, क्योंकि उसने लू किंगन के ठीक बाद अपना पलायन किया था और आंगन से बाहर चला गया था। चू यू की हैरान टकटकी ने उनका पीछा किया। तब जीशी की खट्टा आवाज उसके कान के बगल से आई थी, शीजोंग, क्या वह अच्छा दिख रहा है? चू यू को स्टंप किया गया था। क्या? जीशी खट्टा रहा, क्या तीसरी शिदी अच्छी दिखने वाली है? चू यू चुपचाप उस पर नजर गड़ाए हुए। इस बच्चे को सबसे अजीब कारणों से जलन हो जाती है। चू यू ने थोड़ी देर के लिए जवाब नहीं दिया, इससे पहले कि वह थोड़ी सी मुस्कान दे, अच्छा दिखने वाला। जिस क्षण उन्होंने कहा कि जीशी की चेहरे की अभिव्यक्ति बदल गई, इसलिए चू यू ने मजाक को लंबा करने की हिम्मत नहीं की और जल्दी से एक और वाक्य पर निपटा, लेकिन शिदी आप बेहतर दिख रहे हैं। इसके बाद ही जीशी का रंग धीरे धीरे आराम करता था। ये देखकर कि चू यू, लू किंगन और तीसरे शिदी के बारे में अभी भी थोड़ा परेशान था, जीशी ने पीछे से अपनी कमर को गले लगाया। उसकी ठुड्डी चू यू के सिर के शीर्ष के खिलाफ रगड़ गई, क्योंकि वह मुस्कुराया और कहा, खेती की बात करते समय तीसरी शिदी बहुत कुशल नहीं है। शिजुन को डर है कि वह समय पर लापरवाही के सिर्फ एक पल से मर जाएगा। वह अपने द्वारा तीसरी शिदी को बाहर ले जाएगा। फिर उन्हें तीसरी शिदी को कुछ अस्तित्व की रणनीति सिखाने के लिए जगह मिलेगी। कभी कभी वे पूरी रात के लिए चले जा सकते हैं और जब वे वापस आते हैं तो तीसरी शिदी हमेशा आधा आधा दिखती है। उद्धरण चिन्ह। चू यू ने अपना सिर हिलाया। एक पल के विचार के बाद उन्हें अचानक एहसास हुआ कि कुछ सही नहीं था। तब इसका मतलब ये था कि एक बड़ी संभावना थी कि आज रात उसे जीशी के साथ अकेले रहना होगा। युवा लोग ऊर्जावान और जोरदार थे, जो कि शक्ति और जीवन शक्ति से भरे हुए थे।
लेकिन उन्हें कल में गाने के गाने को फंसाने और पेंच करने की अपनी योजना को अंजाम देना पड़ा। वह अपने गुलदाउदी को कवर करते हुए इसे बहुत अच्छी तरह से नहीं कर सकता था। ये देखते हुए कि जीशी जो वर्तमान में उसे गले लगाने के लिए इस्तेमाल कर रहा था, वह काम करना शुरू कर रहा था। चुयू ने एक सूखी खांसी दी और जल्दी से खुद को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी। शिदी, जैसा कि कल की देखभाल करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं, चलो खेती करते हैं। उद्धरण चिन्ह खेती। जीशी के सिर ने चुयू की गर्दन के नब पर आराम किया और उसके शरीर से आने वाली बेहोश सुगंधित खुशबू को सूंघा। वह अपने चेहरे पर एक शानदार नजर रखता था क्योंकि वह खुद को थोड़ा सा मोड़ता था। उसे लग रहा था कि वह अचानक कुछ सोच रहा था क्योंकि उसने चुयू को अपने कमरे में खींचने से पहले एक नर्म हंसी दी थी। उन्होंने अपनी अंगूठी के माध्यम से कुछ की तलाश में स्पष्ट रूप से रम किया। चुयू इस बात से आश्चर्यचकित होने में मदद नहीं कर सकता था और वह थोड़ा उत्साहित था क्योंकि उसने अंदर से सोचा था, क्या यह हो सकता है कि नायक ने किसी तरह का सौभाग्यशाली मुठभेड़ किया है और एक असाधारण कौशल प्राप्त करने में कामयाब रहा है और इसलिए वह इसे उसके साथ साझा करना चाहता था। जैसा कि अपेक्षित था, जीशी ने पुस्तकों का एक छोटा सा ढेर निकालने से पहले ये बहुत लंबा नहीं था। चुयू आंतरिक रूप से इससे चकित था। आजकल नायक का प्रभामंडल इतना मजबूत था कि असाधारण कौशल दर्जनों में दिखाई देंगे। वह इस बिंदु पर विचार करने के बीच में सही था जब उसने देखा कि जीशी ने उस पर एक किताब पास करने के लिए पहुंचने के लिए देखा, जैसे कि वह एक मूल्यवान खजाना पेश कर रहा हो। चुयू यह वर्णन नहीं कर सकता था कि वह इस समय क्या महसूस कर रहा था। उसने देखने के लिए अपना सिर नीचे कर दिया और रिस्ट कवर द्वारा तुरंत लगभग अंधा हो गया। एफ तारांकन, आप अभी भी कैसे जीवित हैं? लड़कियों के साथ छेड़खानी मैनुअल। आप इतने बूढ़े क्यों दिखते हैं और आपके पृष्ठ ऐसे दिखते हैं जैसे वे कई बार फ्लिप किए जाने से पहने गए हैं। बस आपने ये कितना कठिन अध्ययन किया। नायक, पढ़कर 10,000 किताबें पहनने की कार्रवाई इस तरह की चीज पर इस्तेमाल नहीं की जाती है। जीशी मुस्कुराहट के साथ बह रहा था। शिक्षक ने शिदी को सीखने के लिए कहा। शिदी ने उन्हें ठीक से खेती की है। चुयू के मुंह का कोना चिकोटी चला गया। वह ईमानदारी से नहीं जानता था कि क्या उसे उसकी प्रशंसा करनी चाहिए या उसे मारना चाहिए। थोड़ी देर के लिए खुद के साथ संघर्ष करने के बाद उन्होंने सामना किया। ये तब तक ठीक है जब तक आप खुश हैं। जीशी ने चुयू से संपर्क किया और बैठ गया। एक हाथ उसकी गर्दन के चारों ओर घाव और उसे पास कर दिया। उसने उसे गले लगा लिया और यह कहने से पहले चुयू के माथे को चूमा, शिदी सिर्फ खुद से खुश नहीं होना चाहता, मैं भी शिक्षियन को खुश करना चाहता हूं। चूंकि शिदी ने उन कौशल की ठीक से खेती की है जो शिक्षियन ने मुझे दिया है, शिक्षियन को कौशल की ठीक से जांच करनी है जो उन्होंने शिदी को भी सही दिया। सही। उद्धरण चिन्ह। वह प्रत्येक शब्द के बीच रुकता था। उसका उच्चारण स्पष्ट और अलग था। उसकी आंखों में प्रकाश चमक गया और बिना किसी स्पष्ट कारण के उसके चेहरे पर एक बेहोश ब्लश दिखाई दिया। वह कुछ हद तक असहज लग रहा था, लेकिन कुछ हद तक एक छोटी सी उम्मीद भी थी। जिस क्षण उसने ये सुना, चुयू ये बता सकता है कि कुछ सही नहीं था। उन्होंने अपने भौंक को फुलाया, लेकिन जीशी के चेहरे पर अभिव्यक्ति को देखते हुए उन्होंने अस्वीकृति को आवाज देना मुश्किल पाया। उसने अपने दांतों को जकड़ लिया। मुझे इसे देखने दो। ये संभवतः इस अधिकार की तुलना में आंखों पर कठिन नहीं हो सकता है। जीशी की आंखें उज्ज्वल हो गईं और उन्होंने तुरंत उन पुस्तकों को चुयू को अपने चेहरे पर एक उम्मीद के साथ पारित कर दिया। चुयू ने उन्हें प्राप्त किया और कवर पर सिर्फ एक छोटे से नजर के बाद वह दो बड़े शानदार ढंग से खिलने वाले गुलदाउदी से घबरा गया। ये पुस्तक अचानक स्पर्श के लिए बहुत भारी और गर्म महसूस हुई। वह वास्तव में इसे ब्रेजियर में टॉस करना चाहता था और उसे जला देना चाहता था जब तक कि उसने इसके सभी सबूतों को समाप्त नहीं कर दिया। लेकिन वह जीशी को बहुत निराश नहीं कर सकता था। चुयू ने पहले ही बेहोश कर दिया था कि सामग्री क्या थी। उन्होंने अपनी लार को निगल लिया और सावधानी से किताब खोली। सौभाग्य से पहले पृष्ठ में सिर्फ दो आदमी एक साथ आमने सामने बैठे थे। चुयू शुरू में थोड़ा राहत मिली थी, फिर उसने दूसरे पेज की ओर मुड़ने के लिए अपना हाथ उठाया और तुरंत अपनी बुद्धि से डर गया। एफ तारांकन क्यों इस तेजी से गति थी? वे अभी भी पिछले पृष्ठ पर एक दूसरे को प्यार से देख रहे थे, लेकिन वे पहले से ही दूसरे पृष्ठ द्वारा तारांकन आईएनजी थे। जीशी के बनिंग टकटकी उस पर बंद होने के साथ चुयू केवल खुद को तोड़ सकता है और पढ़ना जारी रख सकता है। डॉगी स्टाइल, मिशनरी, स्ट्रैगलिंग, बगल में अलग अलग अपीलों के साथ सभी प्रकार के दिलचस्प और अजीब स्थिति थे। जितना अधिक चुयू ने देखा, उतना ही अधिक भय और झगड़ालू उसने महसूस किया। क्या यह हो सकता है? संभवतः, शायद नायक का इरादा इस पुस्तक में पदों का अध्ययन कर सकता था ताकि बाद में यह आसान हो सके। ऐसा करें? क्या मजाक! अभी भी काफी कुछ किताबें बची थीं। इस प्रकार की पुस्तकों को किसने प्रकाशित किया? जीवन का महान सामंजस्य कहाँ था? गंभीर उपाय और सख्त जांच कहाँ थे? तारांकन ग्राफी और अवैध प्रकाशनों का उन्मूलन कहाँ था? खेती की दुनिया में तारांकन ग्राफिक और अवैध प्रकाशनों के खिलाफ एक राष्ट्रीय कार्यालय क्यों नहीं है? चुयू ने एक कठोर मुस्कान दी। शिदी, हमें ध्यान के माध्यम से अपने शरीर और अपने दिमागों की खेती करनी होगी। जीशी ने आसानी से जवाब दिया, हमारे दिमाग की खेती करें।
मैं निश्चित रूप से शीजोंग के निर्देशों का पालन करूंगा। क्या शीजोंग को चीजों पर विचार करना जारी रखना चाहिए या शायद हम अभ्यास करना शुरू कर सकते हैं? उद्धरण चिन्ह। शिजुन जल्दी करो और वापस आओ। चू यू ने ध्यान से अपने हाथों में किताबों के ढेर को नीचे रखा और फिर अपने दिल के साथ अभी भी डर के साथ फड़फड़ा रहा था उन्हें दूर धकेल दिया। उन्होंने कृपया जीशी के सिर को थपथपाया। श्री, यह नहीं हुआ। हमारे पास अभी भी कल की देखभाल करने के लिए महत्वपूर्ण मामले हैं। जीशी ने तुरंत जवाब दिया, ये कल ठीक हो जाएगा, भले ही मैं अपने दम पर हूँ। शीजोंग बस आराम कर सकता है। चू यू का चेहरा काला हो गया। ये सवाल से बाहर है। वह वास्तव में उसे इस बिंदु पर करने का इरादा रखता था कि वह बिस्तर से बाहर निकलने में सक्षम नहीं होगा। जीशी ने तुरंत अन्याय महसूस किया। शीजोंग हमेशा मुझे अस्वीकार कर देता है। चू यू ने चुपचाप अपना सिर दूर कर दिया। हम इस बारे में फिर से बात कर सकते हैं जब कल के व्यवसाय का ध्यान रखा जाता है। जीशी ने उसे थोड़ी देर के लिए आंसू आंखों के लिए तैयार किया। वह चू यू के करीब चला गया और ज़ेड वाइट कान की ओर अपना ध्यान आकर्षित करने से पहले हल्के से उसके खिलाफ रगड़ दिया कि वह थोड़ी देर के लिए तरस रहा था और फिर उसने अपना मुंह खोला और उस पर थोड़ा नीचे किया। उसने उसे चूसा और उसे चाटा। चू यू ने एक सीधा चेहरा रखने की कोशिश की और वह उसे दूर धकेलने वाला था जब उसने अचानक अपने पैर को पकड़े हुए कुछ महसूस किया। जीशी ने एक आह भरी, शीजोंग, मैं बहुत असहज महसूस करता हूँ। लगता है कि यह उम्मीद की जानी थी। जीशी उसे केवल एक बार खाने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर उसे एक बार फिर से कई दिनों तक फिर से खुद को रोकना पड़ा। किसी भी मामले में उन्हें अभी भी बड़ा और ऊर्जावान उपकरण विरासत में मिला था जो सभी स्टालियन उपन्यासों में आम था। कोई रास्ता नहीं था कि बच्चा असहज महसूस नहीं करेगा। चू यू ने अपनी आंखें बंद कर ली और बेरहमी से नैतिकता के अपने अंतिम शेष बिट को त्याग दिया। शिदी, क्या आप 5 युवा महिलाओं को जानते हैं? जीशी, उसके चेहरे पर एक खाली नजर था। उन्होंने चू यू के चेहरे को चकमा दिया और उसे चूमा। वे कौन हैं? 5 युवा महिलाओं को इसकी देखभाल करने में मदद करने दें। जीशी ने एक पल के लिए रोका। एक ठंडा कोल्ड लुक उसके चेहरे पर दिखाई दिया। शीजोंग फिर से उसी चाल का उपयोग करना चाहता है। जब उन्होंने ये कहा तो यह चू यू की बारी को गूंगा होने के लिए बदल गया। लंबे समय तक इस पर प्रतिबिंबित करने के बाद उन्होंने आखिरकार याद किया कि जीशी का ट्रिक से क्या मतलब था। क्या एक अंधेरा इतिहास? उस समय उन्होंने अभी भी सोचा था कि नायक सीधा था। वह नायक को देने के लिए एक महिला लोमड़ी दानव को पकड़ना चाहता था ताकि वह उसे प्रबुद्ध कर दे और उसे अपनी चेरी में मदद करे। चू यू चुपचाप एक पल के लिए जीशी पर चकित होकर उसके करीब जाने से पहले और उसके होठों को चूमने से पहले। वह जीशी 2 बार बारी से बाहर है। जीशी ने अपने भौंक को थोड़ा झपकाया। अगर शीजोंग को तैयार नहीं है, शीजोंग। चू यू उससे थोड़ा दूर चला गया और सीधे चेहरे के साथ कहा, अपनी आंखें बंद करो, अपने दिमाग पर ध्यान केंद्रित करें और हॉट सूत्र का पाठ करें। उद्धरण चिन्ह। जैसा कि उन्होंने बात की थी, जिस हाथ ने जीशी की पैंट में निचोड़ लिया था, वह एक बार फिर से जीशी के होली सोल्जर को समझे जाने से पहले एक बार कांप गया। जीशी की सांस लेने और जरूरी हो गई थी। वह चू यू में विस्मय के साथ खाली देखा। कुछ समय बाद उन्हें आखिरकार एहसास हुआ कि 5 युवा महिलाओं शब्द का उल्लेख क्या था। वे वास्तव में 5 अद्भुत महिलाएं थीं। तारांकन, तारांकन, तारांकन। दूर का आकाश अंधेरा और उदास था और ऐसा लग रहा था कि एक तूफान आ रहा है। संयोग से वे राक्षसी काश्तकारियों के एक और छोटे समूह में आए थे। जीशी ने उनका स्वागत करने के लिए अपनी तलवार निकाली थी। सॉन्ग जिंगी ने फिर सामने की ओर जाने का मौका लिया। चू यू ने उस पर एक बगल में नजर डाली। क्या गीत शीजोंग के पास कोई सलाह है? सॉन्ग जिंगी की मुस्कान अजीब लग रही थी। चू शिदी, आज फ्रंट लाइन्स में एक बड़ी लड़ाई है, इसलिए मार्शल अंकल लू को वहां ले जाया गया है, जबकि हम यहाँ खजाने के लिए चारों ओर देखने के प्रभारी हैं। आपको अधिक सावधान रहना चाहिए और पास रहने की कोशिश करनी चाहिए। चू यू ने एक मामूली मुस्कान दी। ऐसा नहीं है जैसे कि हमने कुछ भी कैप्चर किया है। वास्तव में अगर यह बहुत खतरनाक हो जाता है तो पीछे हटने और किंगतू में वापस आना बेहतर होगा। सॉन्ग जिंगी की मुस्कान फली फली। ये देखकर कि जीशी हाथ में अपनी तलवार के साथ लौटने वाला था, वह तेजी से पीछे हट गया। चू यू ने उस पर एक बगल में नजर डाली। फिर उन्होंने जीशी के पास आने का इंतजार किया और अपना सिर थपथपाया, जबकि उन्होंने उन्हें एक ईमानदार मुस्कान दिखाई। कल रात तियान युआन संप्रदाय को अचानक खबर मिली कि किंगतू के दक्षिण में एक पहाड़ के शीर्ष पर स्थित एक गुप्त क्षेत्र था। केवल कोर फॉर्मेशन स्टेज पर और नीचे और इसके तहत इसमें प्रवेश करने में सक्षम होंगे। इसके भीतर आध्यात्मिक चिकित्सा थी जो किसी को अगले चरण में तोड़ने में मदद कर सकती थी। इस तरह की खबरें सामने आईं। गीत युवांजुओं ने तुरंत इसे फैलने से रोकने के लिए सावधानी बरती। एक रात के लिए सावधानी से इस पर प्रतिबिंबित करने के बाद उन्होंने चुयू और कुछ अन्य लोगों को भेजने का फैसला किया। चूंकि सॉन्ग जिंगी कोर फॉर्मेशन स्टेज के शुरुआती चरणों में लंबे समय तक बिना किसी प्रगति के किसी भी संकेत के बिना फंस गया था और उसकी खेती स्थिर हो रही थी, जब उसने सुना कि उसकी आंखें खुशी के साथ बह गई थी। इस तरह का मोह लगभग एक भूखे भेड़िया के सामने मांस का एक टुकड़ा फेंकने जैसा था। सब्सक्राइब फॉर लेटेस्ट अपडेट्स एंड मोर सिमिलर स्टोरीज।